नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। निर्माण शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। मैं उनीस आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में मैं सदैव अग्रसर रहूंगा और आपका जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपको करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं इतिहास की सिलेबस पर। किस पर? सिलेबस पर बात करते हैं। अच्छा, सिलेबस पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इतिहास इतिहास है क्या। इतिहास क्या है? इतिहास को एक परिभाषा का रूप मैंने देने की कोशिश की है। तो इतिहास अतीत काल की, माने अतीत अतीत माने जो बीत गया है, ठीक है, बीत गया है। काल अर्थात समय, अतीत का समय की घटना। घटना मतलब क्या होता है? जो मनुष्य ने किया, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक ने किया। किसने किया? मनुष्य ने जो घटना की उसकी स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को, किसको? शास्त्र को। देखिए मैंने यहाँ शास्त्र लिखा है ना कि विज्ञान लिखा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास क्या है? इतिहास एक शास्त्र है। शास्त्र माने पोथी पत्रा। शास्त्र माने क्या? पोथी पत्रा टाइप में रहेगा, यानी किसी भी प्रकार के यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, मानव का विकास तो हुआ है लेकिन विज्ञान के तरीके से नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अच्छा, चलिए बात करते हैं इतिहास की सिलेबस की। देखिए, अगर आप थोड़ा बुक स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा कि इतिहास यहीं से शुरू हो जाता है। प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास आपका यहीं से शुरू हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ जो मैं लिखा हूं यहाँ से। फिर भी देखिए क्या होता है। पहले क्या था? सबसे पहले आया प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल आया? प्रागैतिहासिक काल, जो मैं इधर लिखा हूं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूर्णतः पत्थरों पे आधारित था। किस पे आधारित था? पूरा पत्थर पे आधारित था। यानी पत्थर से मानव बर्तन बनाते थे, पत्थर से मानव शिकार करते थे, पत्थर से मानव औजार बनाते थे, लेकिन पत्थर के कपड़े नहीं पहनते थे। यानी कि पत्थर के कपड़े पहने जा रहे हैं। शुरू में तो मानव कपड़े ही नहीं पहनता था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसको पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मतलब अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। अच्छा, यहाँ ईसा पूर्व है, ईसवी नहीं है क्या? ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व क्या होता है? देखिए, जब ग्रेगरियन ने कैलेंडर बनाया तो ईसा मसीह के जन्म की एक लाइन तय कर दी। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है उसे कहा जाता है ईसवी। क्या कहा जाता है? ईसवी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं अब मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल कब है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह के 8000 साल पहले, जन्म के 8000 साल पहले से लेकर उनके जन्म के 4000 साल पहले तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल है। अच्छा, और नवपाषाण काल कब है? नवपाषाण काल है आपका 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी क्योंकि मानव असभ्य और बर्बर जिंदगी व्यतीत करता था। मानव कपड़े नहीं पहनता था, इसलिए मानव को कहा जाता था असभ्य और बर्बर जिंदगी को, खानाबदोश जिंदगी, बर्बर जिंदगी व्यतीत करता था। इसका मतलब ये होता है कि मानव एक जगह टिकता नहीं था। अब आइए, क्योंकि ये पूरे पत्थरों पे आधारित था तो भारत में जो पत्थर है, भारत में पत्थर है तो हिमालय क्षेत्र लेंगे। ये वाली जो बेल्ट मैंने बनाया है, यहां से जब यहां जाएंगे तो मानव पत्थर है। माने मानव पत्थर नहीं है, मेरा कहने का मतलब मानव पत्थर का प्रयोग करता था इस बेल्ट में, तो मानव की उत्पत्ति इस बेल्ट में हुई। अच्छा, नीचे की तरफ जब जाएंगे, भारत के मैप के नीचे की तरफ जाएंगे, प्रादीपीय भारत में जाएंगे, तो उसके नीचे जब जाएंगे तो वहां भी पाषाण का पत्थर, यहाँ भी जो है बहुत बड़े बड़े आपको बहुत बड़े बड़े आपके पत्थर मिलेंगे। तो पत्थर नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत बड़े पहाड़ आकृति। जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भी एक बेल्ट क्या है? ये भी एक बेल्ट आपका पहाड़ और पत्थरों से बना है। तो आप उसके बाद क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक आता है। आद्य ऐतिहासिक में लिपि तो है, लिपि है परंतु पढ़ी नहीं गई, किसी ने नहीं पढ़ पाया। लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई। अब वैसे 2 सभ्यता है, एक है सिंधु घाटी की सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा क्या है? वैदिक सभ्यता। 25,000 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी 25,000 नहीं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आपके भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में ज्यादा पनपी,
क्यों? क्योंकि ये नदी घाटी सभ्यता थी, नदियों के किनारे बसती थी, इसीलिए से, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे खोजे गए हैं, नदी के उत्खनन से प्राप्त किए गए हैं, इसीलिए से कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता दो भागों में, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता और क्या? उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऋग वैदिक सभ्यता क्या होती है? जो ऋग्वेद पूरा इसका जो शास्त्र है, ये क्या ऋग्वेद से पूरा है, पूरा ऋग्वेद पे ही ये पूरा चैप्टर है, ऋग्वेद पे ही पूरा चैप्टर है। और एक वेद यहाँ चला जाता है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको वेद भी पढ़ने को मिलेगा। और दूसरा है उत्तर वैदिक। तो यहाँ पे ऋग्वेद हो गया, बाकी 3 वेद जैसे साम वेद, अथर्ववेद, और एक वेद आपका हो जाता है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 3 वेद जो यहाँ पे रहेंगे। और आपका ऋग्वेद में केवल, ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद रहेगा, जैसे ऋग लगा ही है तो एक वेद ये ले लिया, बाकी 3 वेद यहाँ आ जाते हैं। ये 1000 से 6000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले, फिर ईसा मसीह जन्म से लेकर 600 साल पहले का जो अंतराल है वो उत्तर वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल का अर्थात उत्तर वैदिक काल के से तात्पर्य है इनके बीच में 400 ईसा पूर्व यहाँ तक चला, यहाँ तक लगभग 500 ईसा पूर्व तक चला। चलिए, अब उसके बाद आती ऐतिहासिक काल। देखिए तीनों शब्द अलग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अच्छा, इधर बात कर ले थोड़ा मैप में। अच्छा, उसके बाद सिंधु घाटी के पीछे, सिंधु घाटी के जब विकास, सिंधु घाटी के जब पीछे एरिया में जाओगे, थोड़ा इधर आओगे तो वहां पर ऋग वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, लगभग गंगा और यमुना के दोआब तक, गंगा यमुना के दोआब तक ऋग्वेद का विकास हुआ। फिर थोड़ा सा और जब आप इधर आएंगे तो उत्तर वैदिक काल का जो विकास होता है, लगभग नर्मदा और गंडक नदी तक विकास होता है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्या, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत वहां से शुरू होता है जहां से मानव ने अपना लेखन कला का विकास हुआ, इसीलिए इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब लिपि है, क्या है? लिपि तो है, लेकिन उसका पढ़ा भी गया और उसका विकास भी हुआ। मानव ने लिपि के माध्यम से लिखा, जिसका लोग आज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अर्थात आपका प्राचीन भारत शुरू होता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, यहाँ ईस्वी होता है, यहाँ प्राचीन भारत में ही ईस्वी चली जाती है। अब आइए, सबसे पहले महाजनपद काल होता है। महाजनपद माने छोटे छोटे गांव मिलते थे तो जन बनता था, जन से क्या बनता था, जनपद बनता था। तो इस प्रकार 16 जनपद बने। कितने? 16 जनपद बने, लगभग 6ठी ईसा पूर्व में। तो महाजनपद काल जो होता है 6ठी ईसा पूर्व में रहता है। किसमें? 6ठी ईसा पूर्व में। उसके बाद आइए 6ठी ईसा पूर्व में ही कुछ धार्मिक आंदोलन होते हैं, जैसे जैन धर्म, फिर उसके बाद आपका जैन धर्म हो गया, फिर बौद्ध धर्म, फिर आजीवक संप्रदाय। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसमें बहुत सारे, मतलब सिंपल सिलेबस है, आगे इसमें बहुत सारी चीज ऐड रहेंगे। उसके बाद मगध राज्य आता है। मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। मगध राज्य का साम्राज्य देखिए 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रहता है। कितने तक? 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रहता है। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है मौर्य साम्राज्य। देखिए अभी तक ये इसको साम्राज्य कहना कहीं ना कहीं गलत है, अब मगध राज्य का उत्कर्ष कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष, साम्राज्य नहीं, मगध राज्यों का क्या करेंगे, मगध राज्यों का उत्कर्ष कहेंगे आप। मगध राज्यों का उत्कर्ष ये कह सकते हैं। साम्राज्य कहना कहीं ना कहीं गलत है, उत्कर्ष। तो मगध राज्यों का क्या कहेंगे, उत्कर्ष कहेंगे। उसके बाद पहला साम्राज्य बनता है, मौर्य साम्राज्य बनता है। क्या बनता है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत थी, मतलब एक शासक था। देखिए पूरा यहाँ से लेकर आप यहाँ चले जाइए, पूरा ये वाला बेल्ट ले लीजिए, पूरा मतलब यहाँ से लेकर थोड़ा दक्षिण भारत में एक आध दो आप छोड़ देंगे जगह, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर हिंद कुश तक पूरा मौर्य का साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है मौर्योत्तर काल। यहाँ पे तो केंद्र बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बिखर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ विदेशी आक्रांता आते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जो प्रकांड, मतलब जो तेजस्वी टाइप के राजा रहते हैं, मतलब बड़े बड़े जो राजा रहते हैं, जिनका अस्तित्व रहता है, उनकी जो खात्मा हो जाती है, तो उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। अच्छा, मौर्योत्तर काल में क्या होता है? मौर्योत्तर काल में होता है कि कुछ विदेशी आक्रमण आते हैं जो इसको आक्रमण करते हैं। जैसे आ जाए शक, पहलव, ठीक है, कई ठो आएंगे, चार पांच आएंगे, इसको लगातार आपको आक्रमण करेंगे, धीरे धीरे ये साम्राज्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में क्या होता है?
गुप्त साम्राज्य में क्या होता है कि एक बार पुनः केंद्रीकृत व्यवस्था आने की कोशिश होती है, एक बार पुनः वो लोग केंद्र बनना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, लेकिन होते भी हैं कहाँ तक होते हैं। अच्छा, मरणोत्तर काल कहाँ तक रहता है? मतलब 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 313 साल बाद और ईसा मसीह के जन्म के 184 साल पहले। अब आता है गुप्त साम्राज्य। क्या आता है? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में फिर ये एक होने की कोशिश करते हैं, 319 ईसा से लेकर 550 ईसा तक ये लोग एक होना चाहते हैं। ठीक है, एक मिलकर भारत में पूरा, जैसे जैसे मौर्य ने एक हुआ और शासन किया, वैसे ये भी अपने एक होकर शासन करना चाहते थे। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में जो है ये लोग पुनः बिखर जाते हैं। पुनः बिखरने के बाद क्या हो जाता है? ये लोग पुनः बिखर गए। पुनः बिखरने के बाद फिर वही बंटने लगा, लोग अपना शासन करने लगे अलग अलग तरीके से। फिर दिल्ली सल्तनत, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। पहले तो इसका एक पूर्व मध्यकाल पढ़ना है, फिर उत्तर मध्यकाल पढ़ना है। आधुनिक भारत वहां से पढ़ना है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच आए, पुर्तगाल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ठीक है, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए। क्रम से लगभग आपको क्या है पढ़ते रहना है। ठीक है, आज उसके बाद बच जाता है स्वतंत्र भारत का। तो यानी स्वतंत्रता, जब हम लोगों को स्वतंत्रता, पूर्णतः स्वतंत्रता 1947 में मिली, उसके बाद का इतिहास कैसा है इसको पढ़ना है। तो आज हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। कल से, अच्छा हाँ, एक बात और, सबसे पहले हम ये नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मानव आया है, तो मानव का विकास कैसे हुआ हम उसको पढ़ेंगे। फिर प्रागैतिहासिक काल से आपके सारे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।